अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से लेकर ट्रायल कोर्ट के चक्कर लगाने के बाद अब सरेंडर करेंगे। इसके लिए वक्त भी उन्होंने तय कर दिया। 2 जून दोपहर 3 बजे तक वे अपने आवास से तिहाड़ जेल के लिए निकलेंगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, जिनकी पार्टी ने एग्जिट पोल्स के डिबेट में शामिल नहीं होने का फैसला करके इस बात के संकेत दे दिए कि एग्जिट पोल्स के नतीजे क्या होने वाले हैं। इसलिए कांग्रेस ही नहीं बल्कि इंडी गठबंधन के किसी दल का प्रवक्ता इस डिबेट में शामिल नहीं होगा। अगर एग्जिट पोल के नतीजों की तरह चुनाव के नतीजे आते हैं तो फिर राहुल गांधी लंबे समय के लिए विदेश प्रवास कर सकते हैं। वैसे भी हर चुनाव के बाद अपनी थकान मिटाने राहुल विदेश जाते हैं, इसलिए ऐसा इस बार भी वे करें तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसी वजह से अमित शाह ने हाल ही में केजरीवाल और राहुल गांधी को सलाह दी थी। उन्होंने केजरीवाल से कहा था कि तिहाड़ जाने से पहले वे अपना उत्तराधिकारी चुन लें, लेकिन केजरीवाल नहीं माने। जिस तरह से जेल में अपना वजन कम होने को लेकर केजरीवाल ने झूठ का सहारा लिया, उससे साफ है कि उनकी नीयत अदालतों को गुमराह करने की है, क्योंकि तिहाड़ जेल की रिपोर्ट बताती है कि जेल आने और अंतरिम जमानत पर रिहा होने का दौरान केजरीवाल के वजन में कोई कमी नहीं आई। लेकिन केजरीवाल ये दावा करते रहे कि उनका वजन 7 किलो कम हो गया है। इसी आधार पर उन्होंने अदालत से अंतरिम जमानत की सीमा बढ़ाने के लिए याचिका डाली थी। इसके पहले हुए तमाम चुनावी सर्वे में विपक्षी गठबंधन के लिए अच्छी खबर नहीं सुनाई थी। लगभग हर सर्वे ने इस बात का दावा किया था कि सत्ता में बीजेपी और एनडीए लगातार तीसरी बार वापसी करेगी। हालांकि हर सर्वे में सीटों का अंतर जरूर था। चुनावी सर्वे में एनडीए को 373 से लेकर 330 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा था और कांग्रेस के लिए इसमें कुछ खास नहीं था। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए पंजाब को छोड़कर किसी राज्य में सीटें मिलने का अनुमान नहीं था और पंजाब में भी केजरीवाल के हिस्से कम सीटें मिलती दिख रही थी, जो विधानसभा चुनाव के मुकाबले बेहद कम थी। वजह यह कि पंजाब में भगवंत मान की सरकार को लेकर लोगों में काफी नाराजगी दिखी। इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। दिल्ली में वैसे तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन था, बावजूद इसके दोनों में से किसी पार्टी को चुनावी सर्वेक्षणों में एक भी सीट नहीं मिलने का अनुमान लगाया गया था। बावजूद सबके केजरीवाल और राहुल गांधी ही नहीं बल्कि पूरा विपक्ष इंडी गठबंधन की जीत के दावे कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो छठे दौर के मतदान के बाद ही ऐलान कर दिया कि इंडी गठबंधन को बहुमत मिल चुका है, लेकिन इस दावे के साथ कांग्रेस को 128 सीटें मिलने का अनुमान भी लगा लिया, जो चुनावी सर्वेक्षणों के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा है। लेकिन हकीकत यह कि नतीजों के पहले किए गए दावों में हकीकत कम और फंसाना ज्यादा होता है, ऐसा ही विपक्ष कर रहा है। लेकिन सच ये कि केजरीवाल 2 जून को तिहाड़ जेल में शिफ्ट होंगे और नतीजों के बाद राहुल गांधी आराम करने विदेश जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल कोर्ट और जनता दोनों को गुमराह करने के लिए एक झूठी कहानी फैला रहे थे और उनके साथ खासतौर से आतिशी मरलेना भी यही काम कर रही थीं। केजरीवाल ने अंतरिम जमानत की सीमा बढ़ाने और जनता से सहानुभूति पाने के लिए एक झूठी कहानी गढ़ी कि तिहाड़ जेल में उनका वजन 7 किलो से कम हो गया और डॉक्टर्स ने कहा कि वजन का अचानक कम होना गंभीर बीमारी के लक्षण है। लेकिन जब राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई शुरू हुई तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केजरीवाल की पोल खोलते हुए कहा कि केजरीवाल कोर्ट को मिसलीड कर रहे हैं। उनका वजन कम नहीं बल्कि तिहाड़ जेल में रहने के दौरान 1 किलो बढ़ गया है। तुषार मेहता के इस खुलासे के बाद कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई 7 जून तक के लिए टाल दी। मतलब कि केजरीवाल की उम्मीदों की आखिरी डोर भी टूट गई। इससे पहले तुषार मेहता ने यह भी कहा कि जब सेहत खराब थी तो जांच करवाने की जगह चुनाव प्रचार कर रहे थे, मतलब कि वे एकदम फिट हैं। केजरीवाल के वकील एन हरिहरन कोर्ट में मौजूद रहे। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े रहे। तुषार मेहता ने अरविंद केजरीवाल की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो 2 जून को 3 बजे सरेंडर कर रहे हैं। ये कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है, हम इस पर आपत्ति दर्ज करवाते हैं। तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा कि अरविंद केजरीवाल का ये बयान कोर्ट को गुमराह कर रहा है। केजरीवाल के वकील हरिहरन ने कहा कि उन्हें इस बयान की जानकारी नहीं है। तुषार मेहता ने इस पर कहा कि केजरीवाल कोर्ट को मिसलीड कर रहे हैं और कोर्ट के समक्ष तथ्य छिपा रहे हैं। सुनवाई के दौरान एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल की ये याचिका स्वीकार नहीं की जानी चाहिए, इसे खारिज किया जाना चाहिए। जहां तक नियमित जमानत का सवाल है तो उन्हें हिरासत में होना चाहिए। आज की तारीख में वो हिरासत में नहीं है। राजू ने कहा कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत इसलिए मिली है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत पर चुनाव प्रचार करने के लिए रिहा करने का आदेश दिया था। वह यहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एक्सटेंशन की मांग कर रहे हैं। केजरीवाल को अंतरिम जमानत राउज एवेन्यू कोर्ट से नहीं मिली है, वो सुप्रीम कोर्ट से मिली है, तो इस कोर्ट से अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सिर्फ ये छूट मिली थी कि वो नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जा सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो यहां अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग करने लगे। उनके 7 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग सुनवाई लायक नहीं है।
राजू ने कहा कि पीएमएलए की धारा 45 के तहत जमानत की दोहरी शर्त का प्रावधान अंतरिम जमानत पर भी लागू होता है। यहां भी कोर्ट को जमानत देने से पहले इस पहलू पर संतुष्ट होना होगा कि केजरीवाल के खिलाफ केस बनता ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट को इस बाबत अपनी याचिका में नहीं बताया। उन्होंने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन रजिस्ट्रार जनरल ने उसे जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने इस तथ्य को अदालत से छिपाया। राजू ने कहा कि अरविंद जिस टेस्ट को लेकर 7 दिन की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग कर रहे हैं वो तो एक ढाल है। दरअसल उसके जरिए वो अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मॉडिफाई कर सकती है? मेरी जानकारी के मुताबिक तो नहीं। केवल सुप्रीम कोर्ट ही उनमें कोई बदलाव या सुधार कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। छठे चरण का मतदान खत्म होने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे सहित विपक्ष के कई नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि हमारे गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल गया है, लेकिन हकीकत कुछ और है। कांग्रेस सहित पूरे इंडी गठबंधन को इस बात का एहसास हो गया है कि चुनाव के नतीजे क्या होने वाले हैं। इसलिए कांग्रेस ने एग्जिट पोल के दौरान होने वाले डिबेट में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। कांग्रेस ही नहीं बल्कि लगता है कि विपक्षी दलों का कोई प्रवक्ता टीवी चैनल्स पर होने वाली डिबेट में शामिल नहीं होगा। मतलब साफ है, विपक्ष नतीजों के पहले किस तरह से अपनी किरकिरी से बचना चाहता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ये फैसला किया। कांग्रेस पार्टी के संचार विभाग ने एग्जिट पोल को लेकर ये बड़ा फैसला लिया। एग्जिट पोल से संबंधित किसी भी प्रोग्राम को लेकर कोई भी प्रवक्ता या नेता न तो शामिल होगा और न ही उस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा। कांग्रेस ने तय किया कि आखिरी चरण की वोटिंग के बाद टीवी चैनल्स पर आने वाले एग्जिट पोल की चर्चा में वो हिस्सा नहीं लेंगे। इसको लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मतदाताओं ने अपना वोट डाल दिया, उसका फैसला सुरक्षित है। 4 जून को नतीजे आएंगे, उससे पहले हमें टीआरपी के लिए अटकलों और झगड़े में शामिल होने का कोई कारण नहीं दिखता। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एग्जिट पोल पर डिबेट में भाग नहीं लेगी। उन्होंने राजनीतिक पार्टी के फैसले के कारणों का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी बहस का उद्देश्य लोगों को सूचित करना होना चाहिए। हम 4 जून से बहस में खुशी खुशी हिस्सा लेंगे। खेड़ा ने कहा कि अटकलों का क्या मतलब है, हमें चैनल्स की टीआरपी बढ़ाने या किसी जबरदस्ती के व्यर्थ के अटकलों में शामिल क्यों होना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि कुछ ताकतें सट्टेबाजी में शामिल हैं, हमें इसका हिस्सा क्यों बनना चाहिए। हर कोई जानता है कि उसने किसे वोट किया। पार्टियों को 4 जून को पता चल जाएगा कि उन्हें कितने वोट मिले। हमें अटकलें क्यों लगानी चाहिए। हम इस चुनाव को जीतने के लिए तैयार हैं। 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं, उम्मीदवारों और पदाधिकारियों से भाजपा के झूठ और उसके एग्जिट पोल के प्रति सतर्क रहने को कहा। सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पर हिंदी में अपील करते हुए लिखा कि आज मैं आप सभी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपील कर रहा हूं। आप सभी कल होने वाले मतदान के दौरान और मतदान के बाद के दिनों में भी पूरी तरह से सतर्क रहें। जब तक कि मतगणना पूरी न हो जाए, आपको जीत का प्रमाण पत्र न मिल जाए, भाजपा के बहकावे में न आए। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस को कम से कम 130 सीटें मिलेंगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, राज्यों में बीजेपी की सीटें कम होंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 4 जून के बाद पीएम का चेहरा इंडिया गठबंधन का नेता तय करेंगे। 1 जून को इंडिया की बैठक में मतगणना की प्रक्रिया पर चर्चा होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने अच्छा परफॉर्म किया, मिलकर अच्छा लड़ा है। इस वोट का ट्रांसफर भी हुआ है और जब वोट का ट्रांसफर होता है तो रिजल्ट अच्छा आता है। खड़गे ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए जितनी सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं उसमें कोई शक नहीं है। लोकसभा चुनाव अंतिम चरण में है। चुनाव प्रचार थम गए हैं, अब मतदान बाकी है। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी ने इतने वादे कर दिए कि वही वादे कांग्रेस के गले की हड्डी बनते जा रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस को इस बात का एहसास था कि चुनाव के नतीजे क्या होंगे, इसलिए वो तो ऐसे ऐसे कर डाले जिसे कांग्रेस क्या कोई भी पूरा नहीं कर सकता। चुनावी रेवड़ी बांटने के खेल में राहुल गांधी ने एक तरह से केजरीवाल को भी पीछे छोड़ दिया। कांग्रेस का एक ही वादा इतना बड़ा निकला जिसे पूरा करने में देश का कुल बजट भी कम पड़ जाए। अब वही वादा कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गया है। हालांकि कांग्रेस के वादे के झांसे में तो कोई नहीं आया, लेकिन कर्नाटक की मुस्लिम औरतें इसमें फंस गईं और नतीजा ये हुआ कि कर्नाटक के पोस्ट ऑफिस के सामने औरतों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये अफवाह उड़ा दी गई कि 4 जून से हर महिला के खाते में कांग्रेस हर महीने 8,500 रुपये भेजने वाली है। कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार है। इसी अफवाह को सच मानते हुए मुस्लिम महिलाएं डाकघर के जरिए सेविंग अकाउंट खुलवा रही हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं अपने खाते खुलवा रही हैं।
पोस्ट ऑफिस के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 7 दिनों में करीब 8,000 महिलाओं ने IPPB खाते खोले हैं। बेंगलुरु के जनरल पोस्ट ऑफिस के बाहर महिलाओं की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। 20 महिलाएं लाइन में खड़ी होकर IPPB यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक खाता खुलवा रही हैं। इसकी वजह सुनकर पोस्ट ऑफिस के अधिकारी भी हैरान रह गए। दरअसल इन महिलाओं को किसी ने कह दिया कि कांग्रेस ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में महिलाओं को हर महीने 8,500 रुपये देने की घोषणा की है। वो पैसे इसी IPPB अकाउंट में जमा किए जाएंगे। बेंगलुरु के जनरल पोस्ट ऑफिस के चीफ पोस्ट मास्टर HM मंजेश के मुताबिक IPPB अकाउंट में लगभग सभी DBT योजनाओं के पैसे जमा किए जाते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि इन अकाउंट्स में 8,500 रुपये जमा किए जाएंगे। लेकिन पिछले 10 दिनों से अचानक महिलाएं अपने खाता खुलवाने पहुंच रही हैं। आमतौर पर रोज़ाना 50 अकाउंट्स खोले जाते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हर रोज़ 800 महिलाएं अपना IPPB खाता खोलने जा रही हैं। महिलाओं को लग रहा है कि 4 जून से कांग्रेस हर महीने 8,500 रुपये ट्रांसफ़र करेगी, लिहाजा सभी महिलाएं जल्द से जल्द अपना खाता खोलने पोस्ट ऑफिस पहुंच रही हैं। हालांकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी उन्हें समझा रहे हैं कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपना खाता खोलना चाहती हैं, लिहाजा पोस्ट ऑफिस में इसके लिए खाता काउंटर बनाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार का शोर थम गया। 200 रैलियां करने और 80 इंटरव्यू देने के बाद पीएम मोदी हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मिलन बिंदु पर साधना में लीन हो गए। करीब 135 साल पहले यहीं नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद ने साधना की थी। अब वहीं दूसरे नरेंद्र साधना में लीन हैं। विपक्ष हैरान और परेशान है। कोई कह रहा है रोको, कोई मुकदमे की धमकी दे रहा है, तो कोई चुनाव आयोग से कहता दिख रहा है कि इसका टीवी कवरेज बंद कराओ, देश का कोई आदमी इसे देख न पाए, कुछ ऐसा करो। मतलब कि जो चुनावी बिसात पीएम मोदी ने बिछाई, चुनाव प्रचार के खत्म होने के बाद भी विपक्ष उसी में उलझा हुआ है। पिछले कुछ महीनों में विभिन्न सियासी दलों ने जनता को अपने पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित करने की खातिर तमाम तरह के नारे गढ़े, लेकिन चुनावी नारों के इस शोर में इस बार बीजेपी की अब की बार 400 पार का नारा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के इस नारे को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के लोगों ने खूब बातें की। अब इस नारे ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया या नुकसान, ये तो 4 जून को मतगणना के दिन साफ हो जाएगा। 2014, 19 और 24 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी नारों ने खूब चर्चा बटोरी। पहले चुनाव में जहां पार्टी का नारा अब की बार मोदी सरकार छाया रहा, वहीं 2019 में मैं भी चौकीदार ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। इस बार भी मैं हूं मोदी का परिवार अब की बार 400 पार लोगों की जुबान पर छाया रहा। इसके अलावा मोदी की गारंटी को भी लोगों ने खूब पसंद किया। हालांकि इन सभी नारों पर अब की बार 400 पार भारी पड़ गया, क्योंकि विपक्ष ने भी इस नारे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। विपक्ष ने इस नारे की आड़ में बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने, संविधान बदलने के लिए 400 पार का नारा देने का आरोप लगाया। चुनावी नारों के संदर्भ में कांग्रेस की बात करें तो हाथ बदलेगा हालात, न्याय योजना के स्लोगन ने भी अच्छी खासी चर्चा बटोरी। हालांकि पिछले 2 लोकसभा चुनावों की तरह इस बार भी बीजेपी के चुनावी नारों की चर्चा सबसे ज्यादा रही। नरेंद्र मोदी ने भी यही बात कही कि विपक्ष अब की बार 400 पार के नारे में फंस गया। इन तीनों चुनावों में बीजेपी के नारों के जरिए पीएम मोदी ने चुनावी कैंपेन का एक एजेंडा सेट किया और विपक्ष इससे बाहर आने के लिए छटपटाता नजर आया। कांग्रेस पार्टी के तमाम नारे बीजेपी के नारों के बीच वैसा असर पैदा करते नहीं दिखे जिसकी कांग्रेस को उम्मीद रही होगी। कांग्रेस ने तो कुछ नारे भी गढ़े, लेकिन आम आदमी पार्टी, टीएमसी जैसी पार्टियां तो सिर्फ पीएम मोदी और जांच एजेंसियों को कोसने तक पर ही सीमित रह गईं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों बार बार यही कह रहे हैं कि पंजाब में तो बीजेपी है ही नहीं, लेकिन पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान दोनों ही पार्टियां सिर्फ और सिर्फ मोदी का नाम की माला जपती नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। देश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो कभी खराब अर्थव्यवस्था की वजह से सोना बेच दिया गया, तो कभी उसे गिरवी रख दिया गया। लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। देश अब न तो सोना बेचता है और न ही गिरवी रखता है, बल्कि वो सोना खरीद रहा है और विदेश में रखे अपने सोने को वापस ला रहा है। तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि देश की अर्थव्यवस्था ताकतवर हो रही है। रिजर्व बैंक ने अपना 100 टन सोना इंग्लैंड से वापस मंगाकर भारत में रखवाया। अब ये सोना इंग्लैंड की जगह भारत में रखा है। आने वाले कुछ दिनों में और भी सोना भारत वापस आने वाला है और ये सोना आरबीआई के पास रखा गया है। रिजर्व बैंक के पास 822 टन सोना है। इसमें से 100.3 टन सोना भारत में रखा है, जबकि
413 टन के आसपास विदेशों में रखा हुआ है। इसके अलावा 308 टन सोना भारत में नोट जारी करने के लिए रखा गया है। रिजर्व बैंक ने बीते कुछ सालों में विदेशों में सोने के बढ़ते भारतीय स्टॉक के चलते अपने देश वापस लाने का निर्णय लिया। रिजर्व बैंक आगे और भी सोना विदेशों से मंगाकर देश में रखेगा। बताया गया कि रिजर्व बैंक दोबारा से 100 टन सोना देश को वापस ला सकता है और परंपरागत रूप से विश्व के अधिकांश देश लंदन में ही अपना सोना रखते आए हैं। भारत भी अपना सोना अब तक लंदन में रखता था, लेकिन अब उसने निर्णय लिया है कि उसने अपने सोने की बड़ी मात्रा में खेप देश के अंदर ही रखेगा। रिजर्व बैंक जहां विदेशों से सोना लेकर आ रही है, वहीं वो लगातार नया सोना भी खरीद रही है। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 में 34 टन, 2023-24 में 27 टन सोना खरीदा है। भारत का लगातार सोना खरीदना ये दिखाता है कि उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है और वो अपने वित्तीय सुरक्षा प्रबंधन को मजबूत कर रहा है। रिजर्व बैंक विश्व के उन चुनिंदा बैंक्स में से एक है जो सोना खरीद रहे हैं। भारत का ये सोना वापस देश में लाने के लिए रिजर्व बैंक को विशेष इंतजाम भी करने पड़े। रिजर्व बैंक ने इसके लिए विशेष विमान की व्यवस्था की थी। इसके अलावा इस पर केंद्र सरकार ने कस्टम ड्यूटी भी माफ कर दी थी। हालांकि रिजर्व बैंक को इस सोने को देश में लाने के बाद जीएसटी देनी पड़ी। वहां वर्तमान में रिजर्व बैंक विदेशों से अपना सोना वापस लाकर देश में रख रही है। वहीं लगभग 3 दशक पहले ही कांग्रेस तीसरे मोर्चे की सरकारों ने भारत का सोना गिरवी रख दिया था। 1991 में अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन की वजह से उपजे आर्थिक संकट के कारण भारत को अपना सोना विदेशों में भेजकर गिरवी रखना पड़ा था। जुलाई 1991 में कांग्रेस की नरसिंह राव वाली सरकार ने डॉलर जुटाने के लिए सोना विदेशी बैंकों के पास गिरवी रखा था। जुलाई 1991 में नरसिंह राव सरकार ने 46 टन सोना इंग्लैंड की बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के पास गिरवी रखा था ताकि 400 मिलियन डॉलर जुटाए जा सकें। मई 1991 में भारत ने स्विट्जरलैंड की यूएसबी बैंक को सोना बेचा था। इसके जरिए सरकार ने 200 मिलियन डॉलर जुटाए। बताया गया कि ये वो सोना था जो कि तस्करों से पकड़ा गया था और देश के बैंक के पास जमा था। इस दौरान 20 टन सोना बेचा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।